एंड वेलकम टू द क्लास MMB फर्स्ट ईयर। तो आज हम देखेंगे केम शाफ्ट। केम शाफ्ट, उसके भाग, उसकी बनावट और उसके कार्य। केम शाफ्ट, इट्स कंस्ट्रक्शन, पार्ट्स, वर्किंग एंड देयर यूजेस। तो केम शाफ्ट जनरली एक शाफ्ट है। इसका इंट्रोडक्शन, जो ये केम शाफ्ट है यह वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म का मेन पार्ट है। वाल्व एक्चुएशन, सही समय पर इंजन के वाल्वों को खुलना और सही समय तक के लिए वाल्व ड्यूरेशन। इनलेट वाल्व ओपन्स एट 10 डिग्री बिफोर TDC और रिमेन ओपन्स अप टू 60 डिग्री, 50 डिग्री और 30 डिग्री आफ्टर BDC। ये थोड़ा सा वेरिएबल, क्योंकि इसमें टाइमिंग आगे पीछे होती रहती है, तो वो सब भी ये केम प्रोफाइल ही डिसाइड करती है। तो जनरली आमतौर पर बोलें कि इनलेट वाल्व 10 डिग्री बिफोर TDC खुल जाता है और 30 डिग्री आफ्टर BDC तक खुला ही रहता है। तो ये उसका टोटल वाल्व ओपनिंग ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। पर 10 डिग्री बिफोर TDC उसको खुलना है और क्रैंक घूम गई, अब पिस्टन वापस TDC की तरफ जाने लगा, तो लगभग यहाँ तक ये इनलेट वाल्व खुला ही रहता है। तो ये सारी एक्चुएशन इसी केम द्वारा नियंत्रित की जाती है, इसी केम शाफ्ट द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो यह इंजनों में साइड वाल्व मैकेनिज्म, साइड केम मैकेनिज्म भी होता है। ये इंजन ब्लॉक के साइड में भी फिट हो सकती है और यह सिलेंडर हेड में भी फिट हो सकती है। जो आजकल के इंजन हैं उनमें लगभग ओवरहेड केम यूज की जा रही हैं, परंतु जो हैवी ड्यूटी इंजन्स के, जो हैवी व्हीकल्स हैं, उनमें अभी भी साइड केम मैकेनिज्म ही है। यानी केम शाफ्ट इंजन ब्लॉक की साइड में फिट होती है, क्रैंक शाफ्ट के नज़दीक, क्योंकि ये ड्राइव क्रैंक शाफ्ट से ही लेती है। क्रैंक शाफ्ट में 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 720 डिग्री में एक पावर स्ट्रोक होती है। तो इसकी जो भी प्रोफाइलिंग होती है, केम डिजाइनिंग होती है, वह क्रैंक शाफ्ट की स्पीड के ऊपर निर्भर करता है। उसी के अनुसार ही इसकी केम प्रोफाइलिंग की जाती है। केम है क्या? इसी शाफ्ट में ये उभरा हुआ हिस्सा केम कहलाता है। देख रहे हैं, ये गोल है पर ये इसमें उभार है, यही केम है। यानी किसी शाफ्ट में ये जो हाई स्पॉट है, ये उभार है, यही केम है। इसको इंजीनियरिंग की भाषा में केम लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? केम लोब कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या हुआ इसका? केम शाफ्ट इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वाल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म। वाल्वों को सही समय पर खोलना और सही समय तक खुला रखना और फिर बंद करना, यह कार्य इस केम शाफ्ट का है। इसके अतिरिक्त इस केम शाफ्ट के और भी कई उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंजन वाल्व एज पर इंजन साइकिल एंड एज पर फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर क्या है? पहले बार 4 सिलेंडर इंजन है तो फर्स्ट फायरिंग होगी नंबर 1 सिलेंडर में, उसके बाद तीसरे पे 1, 3, फिर 4, फिर 2। अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो 1, 3, 2। अगर 6 सिलेंडर इंजन है तो 1, 5, 3, 6 एंड 2, 4। इसमें आगे पीछे हो सकता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर इसमें आगे पीछे कर सकते हैं सबका फायरिंग ऑर्डर, लेकिन केम प्रोफाइल बनेगी एज पर फायरिंग ऑर्डर। ये केम शाफ्ट जब इंजन के साइड में लगी रहती है तो इसके अतिरिक्त ये और भी काम करती है। दूसरा इसका काम है वाल्व लिफ्ट को कंट्रोल करना। वाल्व कितना खुलेगा? ये इंजन के वाल्व हैं, ये वाल्व को जब ये केम शाफ्ट ऊपर से दबाती है तभी ये अपनी सीट से नीचे हटता है, खुल जाता है।
तब इस रास्ते से हवा या हवा फ्यूल का मिश्रण इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है। ठीक है, तो इसकी लिफ्ट भी है। अगर ये ज़्यादा खुल जाएगा तो फिर पिस्टन भी उसी हिसाब से फिर सिलेंडर भी डिजाइन करना पड़ेगा, अन्यथा क्या करेगा, ये पिस्टन से टकराएगा। इसीलिए जब टेपेट एडजस्टमेंट करते हैं ये ख़ास तौर पे ध्यान देना पड़ता है कि ये वाल्व खुला ही ना रहे। जब आप इसका गैप कम कर दोगे, क्लियरेंस निर्माता के अनुसार से कम कर दोगे, तो फिर वियर एंड टीयर भी होगी और ये खुला ही रहेगा, कंप्रेशन पुअर हो जाएगा, पुलिंग पावर वीक हो जाएगी। इस पर प्रैक्टिकल में बात करेंगे। तो इसकी जो लिफ्ट को भी ये निर्धारित करती है कि वाल्व लिफ्ट कितनी होगी। इसके अतिरिक्त ये अन्य पार्ट्स को, जैसे पेट्रोल इंजनों में डिस्ट्रीब्यूटर को ड्राइव देती है, ऑयल पंप को ड्राइव देती है, और पुराने इंजनों में क्या था कि मैकेनिकल फ्यूल लिफ्टिंग पंप था। फ्यूल लिफ्टिंग पंप का काम होता है पेट्रोल टैंक से या डीजल टैंक से फ्यूल को खींच के आगे सिस्टम तक लाना, फिर उसके बाद फिर हाई प्रेशर पंप वो अपना काम करता है। तो पेट्रोल इंजनों में चाहे डीजल इंजनों में जब मैकेनिकल फ्यूल पंप यूज होते थे तो उसको भी ड्राइव देने के लिए इसमें एक एसेंट्रिक केम होती थी। आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल फ्यूल लिफ्टिंग पंप यूज हो रहे हैं, तो उससे ये चीज़ आजकल के केम शाफ्टों में नहीं मिल सकती है। इसके इतने सारे इसके काम हैं। इसका कंस्ट्रक्शन माने इसकी बनावट। अब ये एक पूरी एक शाफ्ट है, पर यह शाफ्ट इंजन के ब्लॉक में फिट है, चाहे ये सिलेंडर हेड के ऊपर फिट है। तो इतनी लंबी शाफ्ट को फिट करने के लिए इसके दो सिरों में प्लस इसको बीच में भी सेंट्रलाइज करना ज़रूरी है, ताकि ये फ्री रोटेशन इसको मिले और ये इंजन ब्लॉक में भी अंदर आसानी से घुस जाए। तो इसके लिए ये तीन इसमें मेन जनरल बेयरिंग्स हैं। बेयरिंग्स क्या काम करते हैं, बेयरिंग्स में ही ये फिट होती है, वो बुश बेयरिंग इसमें होते हैं, पर ये बेयरिंग जनरल हैं। ये तीन इसके मेन बेयरिंग जनरल्स हैं। देखोगे इनका आकार इन केम से बड़ा है, इसलिए बड़ा है ताकि इसको आसानी से फिट किया जा सके और वाल्वों को करेक्ट खुलने और बंद होने के लिए जगह भी मिले, कोई डिस्टरबेंस उनमें ना हो। तो ये वाले जो मोटे भाग हैं ये हैं केम जनरल। प्रत्येक इंजन सिलेंडर के लिए, एक इंजन सिलेंडर में मिनिमम कितने वाल्व हो सकते हैं, दो, एक इनलेट और दूसरा एग्जॉस्ट। तो जिनमें दो वाल्व हैं इनलेट और एग्जॉस्ट, उसमें प्रत्येक सिलेंडर के लिए दो केमें होती हैं। ये दो केमों का काम है वाल्वों को खोलना और बंद करना, सही समय तक खुला रखना और सही समय तक बंद रखना। ये मेन जनरल बेयरिंग जो इसके हैं, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इंटीग्रल पार्ट मीन्स जो अभिन्न हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। ये कि स्पाइरल गियर है, इसी गियर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर, जो पेट्रोल इंजनों में इग्निशन सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट है, जो एज पर फायरिंग ऑर्डर स्पार्क की सप्लाई करता है, तो उसको भी ड्राइव दी जाती है और ऑयल पंप को भी इसी से ड्राइव दी जाती है। इधर इसमें एक थर्स्ट प्लेट भी लगी रहती है जो स्प्रॉकेट के बाद। यह ड्राइव क्रैंकशाफ्ट से लेती है। क्रैंकशाफ्ट से यह कई प्रकार से ड्राइव ले सकती है। एक तो गियर द्वारा, दूसरा चेन के द्वारा। चेन के द्वारा लेगी तो चेन स्प्रॉकेट होगा, और गियर के द्वारा ले रही होगी तो गियर पूरा गियर होगा। और वह गियर, क्योंकि यह क्रैंक शाफ्ट के हाफ स्पीड में चलती है, यदि क्रैंक शाफ्ट 2000 आरपीएम पर चल रही है तो केम शाफ्ट 1000 आरपीएम पर चलेगी। तो ऐसा करने के लिए रिडक्शन करना है तो इसके गियरों की संख्या क्रैंक शाफ्ट के गियरों की संख्या के 2 गुनी होगी। ठीक है, 2 गुनी होती है। और अगर इसमें गियर की बजाय चेन स्प्रॉकेट लगा हुआ है तो इस पर लगा हुआ स्प्रॉकेट
क्रैंक साफ्ट के स्प्रॉकेट से लगभग 2 गुना बड़ा होगा, उसमें दांतों की संख्या 2 गुनी होगी। और आजकल के जो छोटे इंजन हैं, कारों के इंजन हैं, उसमें ये ड्राइव बेल्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट होती है। तो क्रैंक साफ्ट से ड्राइव केम साफ्ट को गियर के द्वारा भी मिलती है, चेन के द्वारा भी मिलती है और बेल्ट के द्वारा भी मिलती है। जो बेल्ट के द्वारा मिलती है उसमें भी स्पर गियर होते हैं, और वो जो बेल्ट होती है वह टूथेड बेल्ट होती है। ठीक है, अभी उसको बाद में जब प्रैक्टिकल होगा नीचे दिखाएंगे टूथेड बेल्ट कैसी है, फिर उसको बेल्ट का टेंशनर किस तरह से उसमें लगा रहता है। प्रत्येक स्प्रॉकेट है, गियर है, चाहे ये बेल्ट जिस पे चल रही है, जो टूथेड बेल्ट है वह भी गियर से चल रही है, उनमें टाइमिंग मार्क होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इनलेट वाल्व ओपन से 10 डिग्री बिफोर TDC, तो टाइमिंग मार्क को इसलिए टाइमिंग मार्क होते हैं ताकि इसे फिट करते समय वाल्व टाइमिंग एडजस्ट की जा सके। वाल्व टाइमिंग का मार्क अलग होता है और इग्निशन टाइमिंग का मार्क अलग होता है। पेट्रोल इंजनों में इग्निशन टाइमिंग होती है, और जो फ्यूल डीजल इंजनों में इंजेक्शन टाइमिंग होती है कि स्पार्क को जलने में, पूरा एयर फ्यूल मिश्रण को जलने में थोड़ा समय लगता है उस समय, इसलिए स्पार्क को थोड़ा पहले डिलीवर करना पड़ता है। क्योंकि इस पर पहले भी बात हुई, जब कंबशन होता है तो उस समय फ्यूल जलने का डिले पीरियड होती है, फिर अनकंट्रोल्ड कंबशन है, कंट्रोल्ड कंबशन है एंड पोस्ट कंबशन है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए, फ्यूल की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, इंजन की पावर को बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि करेक्ट टाइम पर फ्यूल इंजेक्शन हो या स्पार्क डिलीवर हो। तो उसके लिए जो भी टाइमिंग है वह भी इसी के द्वारा सेट की जाती है। ठीक है, तो इसकी ये बात समझ में आई। ये है केम है, केम की ये है लोब, जो ये उभरा हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं लोब, और जो ये नीचे का गोल हिस्सा है ये ड्वेल है, ड्वेल इसे कहा जाता है ड्वेल। इस टाइम पर दो वाल्व बंद रहते हैं। ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है ये है ड्वेल इसकी, और ये है यहाँ से ये लोब, और ये जितनी ऊंची है ये इसकी लिफ्ट है। यह निर्धारित करती है कि वाल्व कितना खुलेगा, वाल्व लिफ्ट कितनी होगी। ठीक, तो इस तरह से जब ये साइड में फिट रहती है, जब ये इंजन ब्लॉक के साइड में फिट रहती है, तो इसके साथ ये है वाल्व लिफ्टर या टेपेट। ये टेपेट जब ये इस तरह से रहती है तो ये टेपेट को पूरी तरह से उठाए रहती है। जब टेपेट इस तरह से रहता है तो ये वाल्व बंद रहता है। इस टेपेट के साथ पूरी वाल्व ट्रेन बनती है। ये टेपेट है, इसके साथ ये है पुश रॉड, ये पुश रॉड इसके ऊपर रहती है, और यह पुश रॉड एक्चुएट करती है इस रॉकर आर्म को। इस रॉकर आर्म में ये रॉकर्स हैं। ये रॉकर क्यों है? क्योंकि ये इस तरह से ऊपर नीचे ये रॉक करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ये रॉकर आर्म शाफ्ट के साथ लगे हुए हैं, और जब ये पुश रॉड इसके पिछले हिस्से को इस तरह से उठाती है तो ये वाला हिस्सा दब रहा है। ये वाला हिस्सा सिलेंडर हेड में लगे हुए इस वाल्व के इस टिप को दबाता है, जिससे कि वाल्व खुल जाता है। जब केम घूम जाती है और ये टेपेट इस तरह से यहाँ नीचे चला जाता है, तो उस समय ये पुश रॉड भी नीचे आ जाती है और वाल्व स्प्रिंग के टेंशन से वाल्व बंद हो जाता है। इस तरह से यह पूरा कार्य करती है, एक वाल्व ट्रेन बनती है। अब इसमें देखोगे तो ड्राइव ट्रांसमिट हो का जो वाल्व ट्रेन है काफ़ी लंबी है। केम शाफ्ट से टेपेट,
टेपेट के बाद पुश रॉड से फिर रॉकर आर्म। ये एक लंबी वाल्व ट्रेन है, इसमें काफ़ी थोड़ा बहुत पावर लॉस हो रही है। इनर्शिया के कारण कोई भी पार्ट, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन का नियम क्या है? पहला नियम इनर्शिया, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, कि यदि वह गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहना चाहेगी, यदि वह स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहना चाहेगी। तो जो यदि वो स्थिर है वह चलने को राजी नहीं होगी। तो इस ड्यूरेशन के में थोड़ा बहुत पावर लॉस हो रही है। इसको कम करने के लिए अब इसे डायरेक्ट सिलेंडर हेड के ऊपर फिट कर दिया। वहाँ पर भी ये ब्रैकेट्स में फिट है, वहाँ पर भी इसे फिट करने के लिए हेड में जर्नल्स बने हुए हैं जिनके ऊपर यह फिट होती है और बुश बेयरिंग द्वारा यह सपोर्ट होती है। जब यह इस तरह से फिट की जाती है तो क्रैंक शाफ्ट जब पढ़ाई थी तब मैंने आपको वो बेयरिंग दिखाए थे बेविट मटेरियल के, उसी तरह के बेयरिंग इनमें फिट रहते हैं। बेयरिंग क्या करते हैं? किसी भी शाफ्ट को सेंट्रलाइज करते हैं और उस पर पड़ने वाले बलों को सहन करते हैं। अब जब कोई भी शाफ्ट अपने धुरे पर घूम रही है तो घूमने के कारण इसके अंदर एक एक्सियल मूवमेंट पैदा हो जाती है। एक्सियल मूवमेंट को रोकने के लिए ही वो थर्स्ट प्लेट यहाँ पर लगाई जाती है। क्रैंक शाफ्ट में वो अभी एक थर्स्ट बेयरिंग होते हैं और केम शाफ्ट में थर्स्ट प्लेट होती है जो कि बोल्टेड कर दी जाती है ब्लॉक के साथ। कई केम शाफ्टों में थर्स्ट प्लेट नहीं होकर इसी वर्म गियर को थोड़ा सा टेपर कर दिया जाता है ताकि इसकी एक्सियल मूवमेंट को रोका जा सके। ठीक है। कुछ केम शाफ्टों में, जो आजकल की केम शाफ्टें हैं, उनमें इस केम को ज़्यादा वाल्व लिफ्ट प्राप्त करने के लिए, जल्दी खोलने के लिए और देर तक खुला रखने के लिए इस केम प्रोफाइल को चेंज कर दिया जाता है। कोई केम शाफ्ट आपको ऐसी भी दिखाई पड़ सकती है। ऐसा करने से इसे देर तक जल्दी खोल देते हैं और देर तक खुला छोड़ते हैं। ये वाला हिस्सा धीरे धीरे, यहाँ तक तो ये वाल्व लगभग बंद है, ये वाल्व क्लोजिंग ड्यूरेशन है, और जब यहाँ से वाल्व खुलना शुरू होता है तो धीरे धीरे खुलता है और धीरे धीरे ही बंद होता है। एकदम झटके से खुलेगा, झटके से बंद इसे नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे खुलता है और धीरे धीरे बंद होता है। बंद होते समय वाल्व रोटेशन भी करता है। वाल्व रोटेशन बहुत ज़रूरी है। वाल्व जब रोटेट करेगा तो उसकी सीट पे वह जो फॉरेन पार्टिकल हैं, जो कार्बन है, एग्जॉस्ट वाल्व के सीट के ऊपर कार्बन वगैरह नहीं जम सकता। साथ ही ये जो वाल्व है, ये वाल्व गाइड के अंदर रहता है। जब ये घूमेगा तो जो लुब्रिकेंट है वह इसके सरफेस के बीच में एक बढ़िया सी पतली सी फिल्म बना लेगा। लुब्रिकेंट का काम क्या है कि घर्षण वाली सतहों पर घिसावट को रोकना और घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली जो भी गर्मी है उसको अवशोषित करना। जब यह इंजन के साइड में फिट है या हेड में फिट है तो जो जनरल बेयरिंग है, बेयरिंग और बोर के बीच में थोड़ा क्लियरेंस रखी जाती है। क्लियरेंस क्यों रखी जाती है? ताकि एक तो लुब्रिकेंट सर्कुलेट करे उसमें आसानी से, और गर्मी के कारण जो एक्सपेंशन होगा मेटल में, किसी भी पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें प्रसार होता है, फैलता है मेटल। तो मेटल फैले ना, फैल के सीज ना हो, इसके लिए इसके बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जाता है, जो कि 0.05 से 0.125 mm तक होता है। उसको कैसे नापेंगे? फिलर गेज दिखाया था। अब फिलर गेज के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर गेज के द्वारा भी इसे किया जा सकता है। अब इसका जो मटेरियल है, ये इसकी जो बनावट है वो आमतौर पर फोर्जिंग के द्वारा यह केम शाफ्ट बनाई जाती है, पर यह कास्ट एलॉय कास्ट आयरन से कास्टिंग विधि से भी बनाई जा सकती है। ठीक है। फोर्जिंग के लिए एलॉय स्टील और कास्टिंग के लिए एलॉय कास्ट
आयरन, जो कास्ट आयरन की जो टिपिकल इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है, इसमें कार्बन 3.5%, 2% सिलिकॉन, 0.65% मैग्नीज, 0.05% क्रोमियम और 0.25% मोलिब्डेनम मिक्स होता है। बाकी जो रेस्ट है वह कास्ट आयरन है। तो एलॉय क्या होते हैं? जब किसी पदार्थ में, यानी जब लौह में अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं तो उसको एलॉइंग कहते हैं। एलॉइंग इसलिए की जाती है ताकि पदार्थ को, ताकि ये जो शाफ्ट है इसको जंग रहित और कोरोजन रहित बनाया जाए। कोरोजन अलग चीज़ है और जंग अलग चीज़ है। क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि इसमें कोरोजन ना हो। कोरोजन कैसे होता है? कोरोजन होता है एसिड के कारण। जो भी फ्यूल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है और लुब्रिकेंट, इनमें थोड़ा बहुत मात्रा सल्फ़र की मिलाई जाती है, चाहे वो 0.1% है, सल्फ़र की मिलाई जाती है। और जो फ्यूल यूज हो रहा है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन है, चाहे पेट्रोल है चाहे वो डीजल है। डीजल सीटेन है और जो पेट्रोल है वह आइसोऑक्टेन है। तो ये हाइड्रोकार्बन है। तापमान, इंजन का तापमान पेट्रोल इंजनों में 1375 डिग्री और डीजल इंजनों में 1800 से 2400 डिग्री। कंप्रेशन प्रेशर डीजल इंजन का 2.8 मेगा पास्कल, 2800 किलो पास्कल। इतना दाब है, टेम्परेचर, प्रेशर है। फिर इंजन कभी गर्म चल रहा है, कभी ठंडा हो रहा है, तो बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस उसके अंदर चलती रह रही हैं। बहुत सारे ऐसे रासायनिक बदलाव हो रहे हैं जिसके कारण, नमी के कारण वाटर वेपर भी वहाँ बन रही है, जो कंडेंस होकर बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जा रही हैं। और वहाँ ऑलरेडी सल्फ़र है, सल्फ़र कंटेंट फ्यूल में भी है और वह लुब्रिकेंट में भी है। तो इस तरह से वह एक H2SO3 या H2SO4 बन जाता है, जो कि इंजन के पार्ट्स के ऊपर कोरोजन करता है। उस कोरोजन को कम करने के लिए ही एलॉय में क्रोमियम मिलाया जाता है, लेकिन वो क्रोमियम की मात्रा काफ़ी अल्प होती है। जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज टफनेस को बढ़ाता है। और जब इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, जब ये कंस्ट्रक्शन होती है तो फोर्जिंग होगी। जब आप किसी भी लोहे हथौड़े के द्वारा, हैमर के द्वारा किसी चादर को पीटते हैं तो उसके अणुओं में भी फ्रैक्चर हो जाता है। उस फ्रैक्चर के कारण उनमें इंटरनल एक क्रैकिंग हो जाती है, उनके बीच में दूरी बढ़ सकती है। कोई भी पदार्थ कठोर तब होगा जबकि उसके अणु आपस में चिपके होंगे, बढ़िया बॉन्ड होगा, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, तभी वो अच्छा बॉन्ड बनाएगा, वो कठोर रहेगा। तो जब फोर्जिंग के द्वारा या अन्य कार्य करते समय जो भी फटीग हुई है, जो भी इसके अंदर फ्रैक्चर हुआ है, उसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर लिया जाता है। इसे गर्म करके, फिर इसे चिलिंग करके, ठंडा करके इसकी हीट ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे इसकी टफनेस बढ़ जाती है। उसके बाद फिर इसे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो टेस्ट करने के बाद जो हार्डनेस मिलती है केम शाफ्ट की, बंद रखना, जितने समय तक उसे बंद रखना है उतने समय तक बंद रखना, उसी हिसाब से इसकी प्रोफाइलिंग की जाती है। यह जो सारी भी जानकारियां मैंने अभी दी हुई हैं, ये सारी जानकारियां आपको डॉक्टर कृपाल सिंह जी द्वारा लिखित ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 2 में मिल जाएंगी, और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सारी किताबों से ये सारी जानकारियाँ ली गई हैं। हैव ए ग्रेट डे।